Good morning to all the students of class 8। आज मैं जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप ही के बुक के क्वेश्चन आंसर्स को आगे मैं लेकर चलूँगा, है ना। तो आप लोग सभी छात्रों को, मैं क्लास 8 के छात्रों को आज मैं आप ही का टॉपिक जो मैं पढ़ा भी रहा था, फूड प्रोडक्शन, इसके बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ सॉल्व भी करेंगे। साथ में मैं आपको सभी क्वेश्चंस को एक एक करके समझाते भी चलूँगा, है ना। सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो आप सभी को करना क्या है, कुछ नहीं, आप लोग अपना अपना नोटबुक खोल के तैयार हो जाइए। आप लोगों को लेकर क्या बैठना है, एक लेना है नोटबुक, जिसको आप लोग कॉपी भी कहते हैं ये, और साथ में लेके बैठना है पेन और अपना साइंस का कॉपी। और आपको कॉपी किसका लेना है, साइंस का, ताकि अभी मैं जो भी लिखाऊं, है ना, जो भी मैं लिखाऊं उसको आप क्या करेंगे कि आप लोग अपने कॉपी पे नोट करेंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को मेरी आवाज़ सुनाई जा रही होगी। बस चंद सेकंड में ही आपके स्क्रीन पे आपके साइंस का क्लास 8 का जो फूड प्रोडक्शन लेसन है ना, वो खुलने वाला है। आप लोग अपने अपने स्क्रीन पे की ओर देख सकते हैं, है ना। आप लोगों के स्क्रीन पर क्लास 8 का जो फूड प्रोडक्शन है वो खुलने वाला है। ये लीजिए, आप लोग सभी के स्क्रीन पे फूड प्रोडक्शन लेसन खुल चुका है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के जगह जो स्क्रीन है उस पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आपका फूड प्रोडक्शन लेसन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा जो मैं समझाने का प्रयत्न करूँगा, है ना। जो बचा हुआ सारा चीज़ है उसको भी हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। बहुत सारे इस लेसन में जो था टॉपिक बच गया था, जैसे में बच गया था क्या, तो क्वेश्चन नंबर बी तक मैंने लिखवा दिया था, क्वेश्चन नंबर सी से आज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्लास 8, मतलब क्लास 8 के छात्रों के लिए ही है ये वीडियो। लेसन कौन सा है, तो वो है फूड प्रोडक्शन, और एक्सरसाइज कौन सा है, तो वो है एक्सरसाइज नंबर 1। आप लोगों को यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। पहला सवाल है कि राइट ब्रीफली अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र्स। अब यहाँ पे देखें कि आपको बताना है एडवांटेज, क्या बताना है, एडवांटेज मतलब उपयोगिता, है ना। किसका बताना है, तो आपको बताना है केमिकल फर्टिलाइज़र का। आपको किसका बताना है, केमिकल फर्टिलाइज़र का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। साथ में आपको बताना है डिसएडवांटेज, क्या बताना है आपको, डिसएडवांटेज, है ना। ये भी आपको बताना है, ये भी किसका बताना है आपको, तो बताना है केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का आपको बताना है। तो आज हम लोग इसी के बारे में हर एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करेंगे, है ना। देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमको समझ में आता है और कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। चलिए आंसर देखते हैं बगैर समय नष्ट किए हुए। लिखा हुआ है कि द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एज फॉलो। यहाँ पे नीचे जो है लिखा हुआ है ना, एक जगह लिखा हुआ है आपका एडवांटेजेस और दूसरी जगह टॉपिक बना के क्या लिखा हुआ है आंसर में, डिसएडवांटेजेस। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं, है ना। तो आप लोगों की निगाह जो है स्क्रीन पे होना चाहिए, ताकि कि आप लोगों को जो भी मैं दिखाने का प्रयत्न करूँ दिखाई दे आपको। चलिए यहाँ से मैं देख लेता हूँ। यहाँ देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, एडवांटेजेस लिखा हुआ है ए में। इसके आगे आपको समझ के, यहाँ जो प्रोवाइड है इसके पहले आपको ये समझ के चलना है कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। तो यहाँ पे आगे में समझ लीजिए केमिकल फर्टिलाइज़र लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, केमिकल फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स विच आर आइदर अब्सेंट और नॉट प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़ इन मैन्योर। केमिकल फर्टिलाइज़र्स क्या करता है कि ये न्यूट्रिएंट्स देता है, क्या देता है, तो न्यूट्रिएंट्स देता है। वैसे न्यूट्रिएंट्स को देता है कि जो हो सके आपका पर्याप्त मात्रा में आपका मैन्योर उसको पूरा ना कर सके, उसको ये देने का काम करता है ना। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या देने का काम करता है, तो मैन्योर जो आपका न्यूट्रिएंट्स हो सके कि पूरा नहीं देगा, उसको आपको देने का काम कौन करता है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र करता है। इसका मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र का पहला जो एडवांटेज था वो ये था कि केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है वो मैन्योर जिस
न्यूट्रिएंट्स को नहीं दे पाता है, उसको देने का काम कौन करता है? तो आपका करता है केमिकल फर्टिलाइजर्स। आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स देने का काम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा जो एडवांटेज है कि केमिकल फर्टिलाइज़र को इजी टू स्टोर, मतलब जैसे चाहिए आप बोड़ा वगैरह में करके, है ना, घर में आसानी से रख सकते हैं। जबकि मैन्योर को रखना इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हमेशा गीला होता है। गीला का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि गीला होता है ना, इसको स्टोर करने में प्रॉब्लम होता है। फिर दूसरा है ट्रांसपोर्ट। आप केमिकल फर्टिलाइज़र को जहाँ चाहें ट्रांसपोर्ट करके ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, जबकि आप मैन्योर को जहाँ चाहेंगे वहाँ आप नहीं ले जा सकते हैं। लिखा हुआ है यूज़ बिकॉज दे आर कॉम्पैक्ट। इसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। आसान इसलिए होता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स को आप ले जाइए, है ना, और खेतों में आराम से छीटिए। और लेकिन मैन्योर के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि मैन्योर के साथ आपको उसका स्टोरिंग में प्रॉब्लम आएगा, है ना, उसको खेतों में छिटवाने में प्रॉब्लम आएगा, है ना, ये सारी चीज़ होंगी। उसको जुतवाने के पहले करवाना होगा ताकि कि मिट्टी में वो टेक्सचर को बढ़ा सके, है ना। अगला है कि रीडली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल, है ना। केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है आपका, केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है वो पानी में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, जिसका मतलब हम लोग कैसे कह सकते हैं कि घुल जाता है। और घुलने के कारण क्या करेगा कि प्लांट का जो रूट्स होगा, जब वो सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व करेगा, तो उसी समय इसके साथ वो सॉल्यूबल, है ना, घुला हुआ, यहाँ पे आप लोग देख लें, सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र को भी एब्जॉर्व कर लेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र को भी क्या कर लेगा? एब्जॉर्व कर लेगा। आप लोगों के स्क्रीन पे सारी चीज़ दिखाई दे रही होगी, है ना। जो नहीं दिखाई दे रही होगी आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं कोशिश करूँगा अगली बार उसको सुधारने का। अब अगला है डिसएडवांटेजेस, मतलब उसकी नुकसान हमको क्या क्या होती है ना, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ए नंबर में लिखा हुआ है कि दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस। ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है ह्यूमस को प्रोवाइड नहीं कर पाता है। आपका जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है ह्यूमस को प्रोवाइड नहीं कर पाता है। दे चेंज द सॉइल स्ट्रक्चर। ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये सॉइल के स्ट्रक्चर को ही बदल देते हैं। एंड मेक इट प्रोन टू इरोजन, है ना, और इसके कारण जो होता है सॉइल का स्ट्रक्चर जो होता है ढीला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण जब भी कभी बरसात होता है, जिसको हम लोग रेन कहते हैं, रेन वाटर कहते हैं, जब भी ये खेतों में से बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो करेगा तो अपने साथ मिट्टी को भी घुला कर ले जाएगा। फिर इसके बाद है कि ओवर यूज़ कैन हार्म सॉइल फर्टिलिटी। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा खेतों में कर देते हैं तो वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, है ना, कौन सा क्षमता? तो उपजाऊ क्षमता को भी नुकसान पहुंचाता है। इसको आप लोग देख लें कि उपजाऊ क्षमता को भी क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। बाय मेकिंग इट टू एसिडिक और एल्कालाइन। ये क्या करता है कि पानी जब दीजिएगा तो उसमें घुल के चाहे उसका नेचर को कर देगा कैसा? तो कर देगा एसिडिक, और नहीं तो क्या कर देगा नेचर को? एल्कालाइन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? तो बेसिक भी कहते हैं। ये उसका गुण है ना। इसके बाद है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन वाटर बॉडीज काउज यूट्रोफिकेशन। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जब बारिश होता है तब, जब बारिश होगा तब, है ना, खेतों में जो होगा आपका केमिकल फर्टिलाइज़र वो इसमें मिलेगा, और मिल के क्या होगा कि यही पानी बहते बहते आपके चले जाएंगे पॉन्ड्स तक, है ना, या फिर चले जाएंगे कहाँ तक? रिवर्स तक, है ना। और जो फर्टिलाइज़र खूब घुला हुआ जो पानी होता है वो हो जाता है कैसा? वो हो जाता है एसिडिक या फिर हो जाता है बेसिक, जिसके कारण क्या होगा कि जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, जल में रहने वाले क्या हैं? जीव जंतु हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा। एनिमल्स को क्या होने लगेगा? नुकसान पहुंचने लगेगा। एनिमल्स को क्या पहुंचने लगेगा? नुकसान पहुंचने लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। अब अगला सवाल है व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ है कि द बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स ऑफ लेगुमेंट्स। लेगुमेंट्स किसको कहते हैं? पल्सेस को कहते हैं, है ना। तो पल्सेस वाले जो होते हैं प्लांट्स, उसके रूट्स में जो बैक्टीरिया रहते हैं, मेनी अदर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि देखने में बैक्टीरिया के जैसे लगते हैं,
कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स दैट प्लांट्स। ये करते क्या हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, तो वैसे कंपाउंड में जिसका इस्तेमाल प्लांट कर सके, दैट प्लांट कैन यूज़। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तब द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड लैक्ड इन देयर बॉडी, है ना, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो होते हैं लॉक हो जाते हैं, लॉक्ड, लैक्ड नहीं है, ये लॉक्ड है ना, यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, ये लॉक्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लैक्ड नहीं है, लैक्ड का मतलब होता है कमी, जबकि लॉक्ड का मतलब होता है बंध जाना, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ गोल घेरा में वो क्या है, लॉक्ड है, इसको ध्यान आप लोग दे देंगे यहाँ पर, है ना। तो लॉक्ड इन देयर बॉडी आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं तब तो इनके शरीर में क्या होता है कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बंध जाता है, इनके शरीर में आपका नाइट्रोजीनियस कंपाउंड क्या हो जाता है, बंध जाता है, जिसके कारण, बंध जाने के कारण, है ना, अमोनिया ये जो होता है उस कंपाउंड को क्या में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन कर देता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि द अमोनिया इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया, और अमोनिया तुरंत क्या में कन्वर्ट कर जाता है, तो कर जाता है नाइट्रेट्स में, है ना, किसके कारण, तो बैक्टीरिया के कारण। अब यहाँ से आप लोग नीचे से देखें फिर से यहाँ से, तो लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ रिवर्स प्रोसेस इन नेचर विच रिटर्न्स नाइट्रोजन टू द एयर। यही जो रिवर्स प्रोसेस, मतलब इसका ठीक उल्टा जो होता है, रिवर्स प्रोसेस एक होता है नेचर में जिससे कि फिर से हमको नाइट्रोजन वापस मिल जाता है। सम बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल ब्रेक डाउन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड टू गेट एनर्जी। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल में टूट जाते हैं, टूट जाने का मतलब है कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को तोड़ने में हेल्प करते हैं, है ना, और उससे क्या लेते हैं, तो लेते हैं एनर्जी। आप लोग यहाँ समझ रहे होंगे। अब लिखा हुआ है कि द नाइट्रोजन रिलीजेज इन द प्रोसेस एस्केप्स इनटू द एयर। अब जो नाइट्रोजन जो रिलीज होता है वो फिर से जाके हवा में मिल जाता है। ऑल दीज प्रोसेसेस कैन बी सम्ड एज अ कंटिन्यूअल साइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, साइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर टू द सॉइल एंड टू द लिविंग वर्ल्ड। क्या होता है कि ये जितना भी प्रोसेस था टोटल का टोटल आपस में मिल जाता है। तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर वाला नाइट्रोजन मिट्टी में गया और मिट्टी वाला नाइट्रोजन फिर से आपका एटमॉस्फेयर में आया, जो कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को, है ना, मतलब हेल्प किया। टुगेदर दे फॉर्म द नाइट्रोजन साइकिल, और ये पूरा एक्टिविटी आपस में मिलकर किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, तो करता है नाइट्रोजन साइकिल का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब सवाल नंबर 3 है कि राइट ब्रीफली अबाउट द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। हमको बताना है कि इंडिया में जो इरिगेशन होता है, इंडिया में जो इरिगेशन होता है उसके बारे में बताना है। इरिगेशन इन इंडिया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। हम लोगों को चर्चा किसके बारे में करना है, तो चर्चा हम लोगों को करना है इरिगेशन इन इंडिया के बारे में करना है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है ट्रेडिशनली, मतलब परंपरागत अनुसार, मतलब जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन चलते आ रहा उसके मुताबिक, है ना। फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन। हमारे यहाँ को जो किसान होते हैं जिनको हम लोग क्या कहा जाता है, कहते हैं फार्मर्स कहते हैं, यह डायरेक्टली डिपेंड किस पे करते हैं, तो ये इरिगेशन के लिए डिपेंड करते हैं रेन वाटर पे। इरिगेशन के लिए कहाँ डिपेंड कर लेते हैं, तो कर लेते हैं ये रेन वाटर पे डिपेंड कर लेते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। लिखा हुआ है क्रॉप्स विथ अ लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वेयर ग्रोन इन एरियाज विथ मॉडरेट टू हाई रेनफॉल। वैसे फसल जिसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, जैसे में हो गया आपका पैडी, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, है ना। तो इस तरीके का जो फसल है जिसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, तो वहाँ क्या होता है कि वैसे एरिया में मॉडरेट रेनफॉल होता है, मतलब कि एवरेज जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ क्या नाम दे सकते हैं, हम लोग यहाँ नाम उसको दे सकते हैं एवरेज का, है ना। एवरेज रेनफॉल होता है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होता है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होता है। और शायद इसी के कारण आपका वेस्ट बंगाल में, कहाँ, तो वेस्ट बंगाल में आपका चावल का खेती बहुत ज़्यादा होता है ना। वेस्ट बंगाल में जो होता है आपका चावल का खेती बहुत ज़्यादा होता है। अब लिखा हुआ है कि हार्डी क्रॉप्स विच आर विथ अ स्टैंड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। कुछ फसल ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम पानी में उपज जाते हैं। वेयर ग्रोन इन ड्राई एरियाज, तो ऐसे फसल कहाँ होते हैं, तो
सूखे हुए क्षेत्रों में होते हैं, मतलब जहाँ बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अब जो लिखा हुआ है कि थिंग्स हैव चेंज्ड टू ए सर्टेन एक्सटेंट इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन आज के समय में क्या हो गया कि ये सारे चीज़ चेंज कर गए। चेंज कैसे कर गए? तो आज हम लोग इस्तेमाल डैम के पानी का डायरेक्ट करते हैं, नहीं तो हम लोग मोटर लगा के हम लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों का ट्रेडिशन अब आ गया। पहले क्या था कि पहले लोग उसी तरीके से करते थे, रेन वाटर पे ही डिपेंड कर लेते थे, लेकिन आज मॉडर्न टाइम्स में जो है आपका जो ट्रेडिशन पूरा का पूरा क्या हो गया, वो चेंज हो गया, है ना। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना, कि मॉडर्न टाइम में कैसे चेंज कर गया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स अक्रॉस रिवर, है ना। तो कैसे चेंज कर गया कि आज हम लोग बड़ी बड़ी नदियों पर हम लोग क्या बना रहे हैं, तो हम लोग डैम का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग किस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं? डैम का निर्माण कर रहे हैं। डैम करता क्या है कि डैम होता है जो पानी को, वाटर को, है ना, स्टोर करता है। क्या करता है? ये वाटर को स्टोर करता है ना। और हर एक डैम का अपना एक फिक्स्ड कैपेसिटी होता है स्टोर करने का। अगर स्टोर कीजिएगा कैपेसिटी से ज़्यादा तो वो जो पानी है आपका, वो वहाँ से आपका डैम को तोड़ देगा, है ना। अब लिखा हुआ है कि वाटर्स फ्रॉम दिस डैम्स, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वाटर फ्रॉम दिस डैम्स इज़ कैरिड बाय कैनल्स टू कैरी टू मेनी एरियाज विच वेयर डिप्राइव्ड ऑफ वाटर अर्लियर। तो किया क्या गया कि इसकी सहायता से, डैम की सहायता से, है ना, कैनल को कनेक्ट किया गया, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसको कहते हैं नहर। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको नहर कहते हैं। तो डैम को कनेक्ट किया गया किससे? कैनल से। और कैनल क्या किया कि वैसे एरियाज़ तक पानी पहुंचा दिया जहां पानी की पहले बहुत ज़्यादा क्या होती थी? तकलीफ होती थी। द डैम्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम डिफरेंट रिवर्स एंड हैव मेड द कल्टिवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स पॉसिबल। अब क्या हुआ कि ये डैम, है ना, पानी को लाने का काम कर दिया। डैम क्या करने लगा कि डैम जो है सब जगह पानी को लाने का काम करने लगा, जिसके कारण वैसे जगह पे जहाँ पहले क्रॉप पॉसिबल नहीं था, पानी की कमी के कारण, वहाँ भी आज फसल होना शुरू हो गया, ये संभव हो गया, है ना। अब लिखा हुआ इनअंडेशन, कैनल्स आर यूज टू डाइवर्ट रेन वाटर फ्रॉम रिवर एंड स्ट्रीम्स ड्यूरिंग द मानसून। इनअंडेशन भी हम लोग कहते हैं बांध को। इनअंडेशन भी हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं इसको बांध को। आप लोग देखते होंगे नहरों के ऊपर जो बांध बंधा हुआ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं इनअंडेशन, है ना। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, क्या कहते हैं उसको? इनअंडेशन कहते हैं। तो कर लिया गया, जिसके के सहायता से क्या किया गया कि डाइवर्ट किया गया, मतलब जिधर ज़रूरत होता था रेन वाटर को उधर कर दिया जाता था, या फिर रिवर्स और स्ट्रीम के पानी को भी किया जाता था, या फिर मानसून में बारिश ज़्यादा होने पर रेन वाटर को रिवर्स और स्ट्रीम्स में भेज दिया जाता था। अब आप लोग आगे की ओर देख सकते हैं, आप लोगों को मैं फिर से दिखा रहा हूँ, है ना, कि द प्रैक्टिस इन साउथर्न इंडिया इज़ टू स्टोर रेन वाटर इन टैंक्स। जो क्या किया कि साउथर्न इंडिया में, है ना, आपका कौन से इंडिया में? तो साउथर्न इंडिया मतलब भारत के दक्षिणी भागों में। भारत के कौन से भागों में? दक्षिणी भागों में रेन वाटर को लोग करने लगे स्टोर। रेन वाटर को लोग क्या करने लगे? तो रेन वाटर को लोग करने लगे स्टोर, है ना। किस तरीके से? तो टैंक्स वगैरह बना के, है ना। अब आप लोग देखिए, लिखा हुआ है कि वेल्स हैव बीन यूज टू टैप ग्राउंड वाटर, है ना। पहले के समय में हम लोग इस्तेमाल करते थे कुआं का। अब तो कुआं देखने को मिलता ज़रूर है, लेकिन उसमें शायद पीने और उपयोग करने योग्य पानी नहीं होता है। तो पहले के लोग क्या करते थे कि कुआं का इस्तेमाल करते थे रेन वाटर में, लेकिन आज के लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं पानी को निकाल कर सिंचाई करने के लिए। पानी को निकाल कर क्या करने के लिए? सिंचाई। और सिंचाई को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इरिगेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है, तो अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट रहे तो आप क्या कर सकते हैं? आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, है ना। आप लोग मुझे इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अपने डाउट्स को आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए आप देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है कि ग्राउंड वाटर अकाउंट्स फॉर ओवर 50% ऑफ द वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राउंड वाटर जितना भी है, मतलब 100% है, इसमें से इसका 50% इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए किया जाता है?
तो वो है इरिगेशन के लिए, है ना। 50% इस्तेमाल किस लिए कर लिया जाता है? इरिगेशन के लिए, मतलब सिंचाई के लिए जो है 100 में से 50% पानी को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ तक। अब आप लोगों का जो है वो है क्या कि कंप्लीट द फॉलोइंग, है ना। एक फिल इन द ब्लैंक्स था। मुझे जितना भी क्वेश्चन मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, मैंने क्या किया कि उन सभी क्वेश्चंस को आपके लिए बनाया, और बनाने के बाद मैंने क्या किया है कि अभी आपको स्क्रीन पे वही मैं दिखा रहा हूँ। और मेरी कोशिश भी ये होगी कि मैं इस PDF को आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूँ। मैं इस PDF को आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि क्या करवा दूँ, अवेलेबल करवा दूँ। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स इज़, है ना। मतलब फ्रूट्स को उगाना, सब्जियों को उगाना, फ्लावर्स को उगाना और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगाना, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, है ना। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, आप लोग देख लें। लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द वेपर्स ऑफ ए केमिकल टू डिसइंफेक्ट अ प्लेस एंड गेट रीड ऑफ पेस्ट इज कॉल्ड। आप लोग देखते होंगे खेतों में जानवरों से, मतलब कीड़े मकोड़ों, इंसेक्ट्स से बचाने के लिए, है ना, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका जो वेपर छीटा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फ्यूमिगेशन। उसको क्या कहा जाता है? फ्यूमिगेशन कहा जाता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ है कि ए बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स इज मेंटेन टू प्रोवाइड फूड ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब भी आपातकाल आता है, जब भी आपातकाल आता है, जैसे अभी आप लोग जान सकते हैं कि अभी भी आपातकाल ही एक तरीके का चल रहा है, क्योंकि अभी पूरा विश्व जो है अभी आपके कोविड-19 से पूरा का पूरा परेशान है। हम लोग भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, आप भी घर से नहीं निकल रहे हैं, हम भी घर से नहीं निकल रहे हैं, तो भी हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो लाते हैं, है ना। घर में बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। पहले लिखिए, उसके बाद बनाइए, उसके बाद अपलोड कीजिए, है ना, एडिटिंग भी कीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग भी क्या करें कि हम लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जिस तरीके से आप लोगों के लिए लेबर कर रहे हैं, तो आप लोग भी घर में लेबर करें, है ना। आज पढ़ाए गए चीज़ को आज ही, है ना, फेयर कीजिए। आज ही क्या कर लीजिए? फेयर कर लीजिए। और फेयर करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे आप इसको आज के आज ही भेज दीजिए, है ना। आप लोग आज के आज ही इसको क्या कीजिए? मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। चलिए, तो ये जो बफर स्टॉक, आपातकाल में जो अनाज का इस्तेमाल करने के लिए जो स्टॉक किया जाता है अनाज को, उसी को क्या कहा जाता है? कहा जाता है बफर स्टॉक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 4 नंबर में लिखा हुआ है कि म्यूचुअली बेनिफिशियन एसोसिएशन। यहाँ पे देखिए मुझसे गलत हो गया था, तो मैं पहले भी इसको काट दिया हूँ, आप लोग इसको ध्यान न देंगे, है ना। लिखा हुआ है म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। दो ऑर्गेनिज्म के बीच, है ना, एक दूसरे का बेनिफिट जब देखा जाता है, या फिर दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बेनिफिट के लिए कनेक्ट होता है एक दूसरे से, तो इसको कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है सिम्बायोसिस कहा जाता है। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा और अच्छा करने का। वीडियो अब मुझसे थोड़ा ठीक हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छा से मैं बनाऊँ, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, है ना। चलिए तो आगे अब हम लोग चलते हैं। अब 5 नंबर में है कि सीड्स हैव टू बी सोन एट राइट डेप्थ एंड विथ एडिक्वेट स्पेसेस बिटवीन। सीड्स को जो होता है प्रॉपर डेप्थ पे बोना चाहिए। कैसे बोना चाहिए? प्रॉपर डेप्थ पे। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक निश्चित गहराई पे, और साथ में दो पौधे के बीच का स्पेस भी जो होना चाहिए वो भी निश्चित होना चाहिए। दो पौधे का जो स्पेस होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। स्पेस भी क्या होना चाहिए? आपका फिक्स होना चाहिए। आप इसको देखें। अब जो अगला है कि द बायोलॉजिकल और नेचुरल मेथड इज़ द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स और पेस्ट बाय यूजिंग नेचुरल एनिमीज़। ये जो होता है बायोलॉजिकल और नेचुरल मेथड, जिसके तहत क्या किया जाता है कि विल्डिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के अलावे हम लोग बायोलॉजिकल और नेचुरल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि ताकि क्या हो कि हम लोग को जो है वीड्स जो है वो परेशान ना करे, पेस्ट जो है वो परेशान ना करे, है ना। तो इस तरीके से करते हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे होता है? तो नेचुरल एनिमीज के जैसा होता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला सवाल है 7 नंबर। ए फैलो फील्ड इज़ वन दैट इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or more सीजन।
फैलो फील्ड जो होता है, आप लोग अपने स्क्रीन पे देखें, फैलो फील्ड एक क्या होता है जो समझ लीजिए आप लोग। फैलो फील्ड का मतलब होता है कि किसी खेत को एक सीज़न, वन सीज़न, या फिर मोर देन वन सीज़न, या फिर मोर देन वन सीज़न, मोर देन वन सीज़न, मोर देन वन सीज़न के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है। अनकल्टिवेटेड कहने का मतलब है कि बगैर उसमें कोई फसल लगाए हुए। तो इसमें होता क्या है कि मिट्टी में जो होती है फर्टिलिटी वो गेन करती है, मिट्टी की फर्टिलिटी इससे क्या करती है, गेन करती है ना। तो फैलो फील्ड इसको कहा जाता है। अब है अगला ई नंबर में, ई नंबर में चले। ई नंबर सवाल जो आपका है वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने ऑप्शन नहीं लिखा आपके लिए, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, और आपके बुक में आंसर कौन से नंबर पे था ये मैंने सिर्फ लिखा है ना। तो चलिए पहला देख लेते हैं हम लोग। पहला जो है कि पहला है रिमूविंग द चैफ, पहला है रिमूविंग द चैफ फ्रॉम द ग्रेन्स इज़ कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है क्या, थ्रेसिंग। मतलब फसल में से अनाज जो आप निकालते हैं जिस विधि के द्वारा, उसको आप लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं इसको थ्रेसिंग। अगला है एक कंबाइन। कंबाइन क्या कर सकता है, तो कंबाइन कर सकता है, हार्वेस्ट कर सकता है, थ्रेस कर सकता है और बिनो भी कर सकता है, जिसको कंबाइन के जगह पे हम लोग पढ़े हैं किसके नाम से, कंबाइनर के नाम से। क्या के नाम से पढ़े हैं, कंबाइनर, या फिर इसको कंबाइन हार्वेस्टर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो कंबाइन हार्वेस्टर भी इसको कहा जाता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा है ना कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कंबाइन हार्वेस्टर भी कहा जाता है ना, कंबाइन हार्वेस्टर भी इसको कहा जाता है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जो सवाल है 3 नंबर, वो है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रबी क्रॉप। मतलब बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, अब पूछता है कि इनमें से कौन रबी क्रॉप्स नहीं है। तो आपका राइस रबी क्रॉप्स नहीं है, तो राइस कैसा क्रॉप है, तो राइस है आपका खरीफ क्रॉप। कैसा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। चलिए अगला है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स इज कॉल्ड, है ना। एक वैसा नियम जिसके तहत कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बदला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए इससे अभी आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 5 नंबर में लिखा हुआ है कि द मेथड ऑफ इरिगेशन इन विच इमिटर्स लेट आउट अ ट्रिकल ऑफ वाटर नियर द रूट्स इज कॉल्ड। कहने का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस इरिगेशन का कि जिसमें पौधे के जड़ के पास ही पानी दिया जाए। कहाँ पानी दिया जाए, तो पौधा के जड़ के पास पानी दिया जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। अगला है इन ए कोल्ड स्टोरेज द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस। आप लोग याद रखिएगा कि होता है कहाँ तक, तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, ये होता है आपका। इसके बाद जो अगला सवाल है 7 नंबर, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी ट्रांसप्लांटेड, है ना। मतलब बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें बोला गया है कि ट्रांसप्लांट आप किसको कर सकते हैं, तो राइस को। चलिए यहीं पे देखिए मुझे एक चीज़ आ गया। इसके पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों को बोर्ड पर वाला क्वेश्चन आंसर वाला लिखवाया था, उसमें एक क्वेश्चन का आंसर मुझसे गलत हो गया है। वो है क्वेश्चन फर्स्ट का बी, है ना। फर्स्ट का मतलब ए नंबर का सेकंड जो है उसका करेक्ट आंसर मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। उसका करेक्ट आंसर है रबड़ एंड कॉफ़ी। उसका जो है वो है रबड़ एंड कॉफ़ी, या टी भी लिख सकते हैं आप, है ना, चाय का बागान जिसको कहते हैं। रबड़ एंड कॉफ़ी उसका जो है वो है करेक्ट आंसर, रबड़ एंड कॉफ़ी, या टी भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा चीज़ है कि रबर है, कॉफ़ी है, ये सब आप लिख सकते हैं हम। और उसमें मुझसे गलती ये हो गई थी कि मैंने उसको पढ़ लिया, ये क्या बोलते हैं आपको, ट्रांसप्लांटेशन मैंने पढ़ लिया उसको, कौन वाला, तो वो पढ़ लिया था मैंने क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन, वो जो होता है ना एक फसल के बाद एक लगाते हैं उस तरीके से। तो आप लोग याद रखेंगे, है ना, क्रॉप रोटेशन वाला मैंने पढ़ लिया था उसमें। चलिए अब जो अगला सवाल है वो है एफ नंबर, है ना। एफ नंबर में जो सवाल है क्या कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन माइट बी करेक्ट। अब जो है कि हो सकता है कि आगे का क्वेश्चन में एक ऑप्शन भी सही हो, चाहे एक ऑप्शन से ज़्यादा भी सही हो। लिखा हुआ है कि नोड्यूल्स, आप यहाँ देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि नोड्यूल्स, आप लोग देखें यहाँ पे, है ना, बस एक सेकंड के लिए वेट करें।
हाँ, अब आप लोग देखें अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि नोड्यूल्स विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन, है ना। थोड़ा सा मैं ब्रश का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, हाँ हो गया। चलिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि नोड्यूल्स विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ, किसके किसके रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं। नोड्यूल्स किसको कहते हैं, तो रूट स्वेलिंग्स को ही रूट नोड्यूल्स भी कहा जाता है। आप लोग ऐसा देखे हैं, है ना। तो चलिए इसके बारे में देखिए, पी है इसका सही जवाब, और सही कौन सा है, किडनी बीन। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है पी और किडनी बीन। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप, मतलब एग्जांपल ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से पूछता है इनमें से कौन कौन है रबी क्रॉप। तो उसमें एक राइस भी था, राइस को मैंने छोड़ दिया, तो ग्राम, व्हीट और मस्टर्ड, ये तीनों कैसे क्रॉप हैं, तो ये तीनों आपके रबी क्रॉप्स हैं। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि ये तीनों कैसे क्रॉप्स हैं, आपके रबी क्रॉप्स हैं। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिक्वायर्स वेरी लिटिल वाटर। फिर से एग्जाम आपको 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से पूछा क्या गया कि इनमें से बताइए कि किसको बहुत कम कम पानी चाहिए। तो 3 ऑप्शन को मैंने सही किया, पहला है ज्वार, दूसरा बाजरा और तीसरा व्हीट। फिर जो सवाल है इसके बाद आपका कि विच ऑफ दिस आर डन आफ्टर द क्रॉप्स आर गैदर्ड, है ना, कि क्रॉप्स को जब गैदर्ड कर लेते हैं तो क्या करते हैं, तो करते हैं थ्रेसिंग और करते हैं क्या, विनोइंग, 2 काम करते हैं। इसके बाद जो सवाल है कि प्लांट्स यूज एज ग्रीन मैन्योर इंक्लूड, फिर ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें से आंसर कौन सही होगा, ग्राम और काउपी। ग्राम और काउपी का इस्तेमाल, ग्राम और काउपी का इस्तेमाल, है ना, हम लोग एज ए मैन्योर करते हैं। तो ये था, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपका ये जो टॉपिक है, आपका लेसन जो है फूड प्रोडक्शन, जिसका नाम क्या था, फूड प्रोडक्शन, इसका टोटल क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवा दिया। आपको ये लेसन का क्वेश्चन आंसर मैंने टोटल क्या किया, लिखवा दिया। तो आप लोग क्या करेंगे कि होमवर्क में, SW में, है ना, होमवर्क में आप लोग इसी लेसन का टोटल फेयर आज के आज ही करके मुझे भेजेंगे। और भेजना कहाँ है वो भी मैं आपको यहीं पर लिख दे रहा हूँ। भेजना है 705050, है ना, 9234। और कैसे भेजना है, तो भेजना है आपको व्हाट्सएप पर, है ना। साथ में भेजना कैसे है, तो लिखे हुए को इमेज में कन्वर्ट करके भेजना है। साथ में आपको क्या करना है कि आपको अपना नाम भी लिख के भेजना है। आपको इसमें अपना क्या लिख के भेजना है नेम, और भेजना है साथ में क्या लिख के, क्लास, है ना। तो इतनी सारे काम आपको करना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा और भी आगे जो वीडियोज़ आए उसमें और आपको समझ में आए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स। घर में रहें आप लोग, घर में रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।